जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सूरज चर्चा पासी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पहली क्लास क्रिया की हो गई थी, जिसमें हमने आपको क्रिया बताया था कैसे निर्माण होता है। उसके बाद हमने सकर्मक अकर्मक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। वो कौन कौन दो भेद होते हैं, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक दो कर्मक। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सकर्मक क्रिया के दो भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया के दो भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद कौन कौन होते हैं? पहले नंबर पर आप लोग लीजिए कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए दो नंबर पर दो कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे सीधा लाइन पा लीजिए, जिसमें एक कर्म को दर्शाता है, जिसमें एक कर्म होता है, जिसमें एक कर्म दर्शाता है। जैसे आप लोग उदाहरण यहाँ पे लिखिए, राम सेब खाता है। राम सेब खाता है। हमने आपको क्रिया पहचानना बहुत आसान बताया कि क्रिया आखिर पहचाना कैसे जाता है। अब आप लोग कैसे यहाँ पर देखिए, राम सेब खाता है, तो इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है? तो ये खाना, जो ये करता है खाना, तो खाना एक शब्द क्रिया हो गई, खाना शब्द क्रिया हो गई। यहाँ तक आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधा सबको अलग अलग बांट देना। जैसे आप लोग कैसे खाता है, तो खाना क्रिया हो गया, करता एक क्या हो गया, ये करता है काम करने वाला। बचा क्या? सेब, सेब कर्म हो गया, सेब कर्म हो गया। तो यहाँ तक आप लोग समझे कि कर्म किसे कहते हैं। इसमें एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म। जैसे यहाँ पे उदाहरण लीजिए, द्विकर्मक में राम बच्चों को गणित पढ़ाता है, गणित पढ़ाता है। राम बच्चों को गणित पढ़ाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, राम एक कर्ता शब्द हो गया, करने वाला। पढ़ाना, पढ़ाना उसका क्रिया हो गई, पढ़ाना क्रिया शब्द हो गया। बच्चा एक कर्म हो गया, ये एक कर्म है। बच्चा क्या है? ये एक कर्म है, और ये गणित एक कर्म ये है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बच्चा एक कर्म हो गया और गणित एक कर्म हो गया, तो वही द्विकर्मक में दो कर्म दर्शाता है। इसमें दो कर्म है। जैसे आप लोगों को कर्म एकदम पहचान लेना है कौन है। फिर उसके बाद यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे और उदाहरण है, आप लोग लीजिए कि यहाँ पे नवीन ने छात्रों को पढ़ाया, नवीन ने छात्रों को पढ़ाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नवीन एक करता है, ने विभक्ति चिन्ह है, हमने आपको बताया विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह, छात्र एक कर्म है, और पढ़ाना, पढ़ाना एक क्रिया शब्द है। यह क्रिया शब्द है, तो इसमें एक कर्म है, और इसमें दो कर्म में आप लोग लिखिए, रमेश ने किराएदार को मकान दिया, किराएदार को मकान दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रमेश ने किराएदार को मकान दिया, तो रमेश से कर्ता हो गया, और ने विभक्ति चिन्ह हो गया, ये भी विभक्ति चिन्ह है। और देना, देना क्या है? क्रिया शब्द है। ये दिया है तो इसको आप देना कह सकते हैं, देना। जैसे यहाँ पे पढ़ाता है तो पढ़ाना हो सकता है। देना क्रिया शब्द है, या क्रिया
या क्रिया शब्द है। और मकान क्या है? मकान एक कर्म है। मकान एक कर्म है और किराएदार भी एक कर्म। किराएदार क्या है? कर्म है। किराएदार एक कर्म है। तो आप लोग समझे कि एक कर्मक किसे कहते हैं, द्विकर्मक किसे कहते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग थम्स अप जरूर करिएगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, एक सेकंड। इसके बाद आप लोग यहां तक एकदम समझ में आ गया तो थम्स अप जरूर करिएगा। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, वो आप लोग समझिएगा। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दिया। तो पुस्तक दिया। अब आप लोग इसमें पहचानो कि यह कर्मक है कि द्विकर्मक है, तभी आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आएगा कि इसमें दो कर्म है। जैसे दुकानदार एक कर्ता शब्द है, दुकानदार, इसमें ग्राहक एक कर्म है और पुस्तक एक कर्म है, दोनों मिलाकर दो कर्म हो गए। और देना एक क्रिया शब्द है। तो इसमें आप लोग एक समझ सकते हैं एक चीज इसमें, जैसे ग्राहक, तो ग्राहक एक सजीव है, सजीव वस्तु, सजीव वस्तु। क्योंकि आप किसी ग्राहक को बुला रहे हो, जैसे आप दुकान खोले हो तो उससे कोई सामान लेने आया तो सजीव होगा, क्योंकि कोई मनुष्य आएगा सामान लेने, सजीव। इसे हम क्या कहते हैं? गौण कर्म भी कहते हैं, गौण कर्म कहते हैं। इसे हम गौण कर्म भी कहते हैं। जैसे इसे हम गौण कर्म भी कहते हैं और गौण कर्म से अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। प्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। तो यह आप लोगों को दूर दूर लिख दें। इसे सजीव कर्म कहते हैं, फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। और इसको एक नाम से कहते हैं क्या? गौण कर्म इसे कहते हैं, गौण कर्म भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गौण कर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है? कौन किसको लगाकर पहचान किया जाता है, पहचान किया जाता है। कौन किसको लगाकर पहचान किया जाता है, मतलब सजीव वस्तु को ढूंढा जाता है, सजीव वस्तु को ढूंढा जाता है। ढूंढा, यहां पर लिख लीजिए, ढूंढा जाता है। तो आप लोग यहां पर समझे कि ग्राहक एक सजीव वस्तु है। सजीव वस्तु क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। और यह गौण कर्म होता है। और इसमें कौन किसको लगाकर पहचान ढूंढा जाता है। जैसे कौन, मतलब कौन आया है, तो दुकान पे कौन आया, तो बोले ग्राहक आया है। फिर ये पुस्तक एक निर्जीव है। क्या पुस्तक या क्या है? पुस्तक एक निर्जीव है, निर्जीव वस्तु है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? एक सेकंड आप लोग लिखिएगा। इसे ही मुख्य कर्म कहते हैं। इसे ही मुख्य कर्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम मुख्य कर्म कहते हैं। अगर निर्जीव पूछे, अगर आपसे वो मतलब सकर्मक अकर्मक में द्विकर्मक में पूछे कि अगर इसमें ग्राहक है, ग्राहक को क्या कहते हैं? सजीव अप्रत्यक्ष कर्म, इसमें गौण कर्म, इसे गौण कर्म भी कहते हैं।
कौन किसको लगाकर इसमें पहचान किया जाता है। और पुस्तक में यहाँ पे नोट लिख लीजिए, क्या लगाकर पहचान किया जाता है, क्या लगाकर पहचान किया जाता है, क्या लगाकर पहचान क्या लगाकर पहचान किया जाता है। तो यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि ग्राहक सजीव वस्तु है, पुस्तक निर्जीव वस्तु है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग एक बार थम्स अप जरूर करिए। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके आप लोग यहां तक इसकी फाइल ले लिए, लिख देते हैं फिर से। आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट एकदम ले लीजिए। इसके आगे अब हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब एक उदाहरण और आप लोगों को दे रहे हैं, उसमें आप लोग बताइए एकदम। यहां पे लिखिए, राजा ने गरीब को दान दिया। दान, इसमें आप लोग बताइए एक कर्मक है कि द्विकर्मक। राजा ने गरीब को दान दिया तो द्विकर्मक, ये कर्मक नहीं है, ये द्विकर्मक है। जिसमें राजा, इसमें आप लोग एक चीज और बताइए, इसमें कारक विभक्ति चिन्ह में एक संप्रदान कारक है। इसमें आप लोग यहाँ पे लिखिए संप्रदान कारक, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। संप्रदान कारक या कर्म कारक। कर्म में होता है के लिए विभक्ति चिन्ह, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, इसमें को होता है। तो आप लोग इसमें एक चीज देख सकते हैं, हमने आपको बताया था संप्रदान कारक में पदा के लिए वस्तुएं दी जाती हैं, पदा के लिए वस्तुएं दी जाती हैं, पदा के लिए वस्तुएं दी जाती हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें को विभक्ति भी लगी है कर्म का, और इसमें राजा ने गरीब को दान दिया। अगर राजा ने गरीब को दान दिया तो वो वस्तु वापिस तो राजा लेंगे नहीं। तो इसमें खोज कर बताना है कि इसमें कर्म कारक है कि संप्रदान कारक है। तो आप लोग यहाँ पे आप हेडिंग इसके मतलब बता दे रहे हैं, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। इसके दो भेद होते हैं, जैसे यहाँ एक सही चीज, गलत चीज, गलत चीज। अब सही चीज के भी दो, कौन कौन, यहाँ पे वापस किया जाए, वापस किया जाए, वापस ना किया जाए, वापस ना किया, वापस ना किया जाए। अब यहां तक आप समझे कि इसमें भी गलत चीज में दो होता है। अगर दो इसमें हो तो दो इसमें भी होगा। इसमें भी दो होता है, कौन कौन, वापस किया जाए, वापस ना किया जाए, वापस ना किया जाए, वापस ना किया जाए, वापस ना किया जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अभी हम आपको एकदम क्लियर कर दे रहे हैं कि इसमें कौन कारक है। सही चीज वापस किया जाए तो क्या हो सकता है, वापस चीज में क्या हो सकता है, वापस चीज में हो सकता है जैसे शराब ले लीजिए, शराब आप वापस कर देते हैं, पैसा वापस कर देते हैं, पैसा वापस कर देते हैं, बददुआ वापस कर देते हैं, बददुआ वापस कर देते हैं, नहीं बददुआ वापस नहीं किया जाता। हाँ बददुआ, और वापस न किया जाए, इसमें क्या होता है, आशीर्वाद, यहां पे लिखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, पुरस्कार, पुरस्कार, आशीर्वाद, पुरस्कार, इनाम, इनाम, प्यार, या वापस नहीं किया जा सकता। जैसे आप किसी को आशीर्वाद दे तो वापस नहीं किया जाए, अब वापस किया जाए इसमें क्या होता है,
तंबाकू, आप किसी से तंबाकू लेते हैं तो वापस कर तंबाकू, शराब, तो यह चीज आप वापस कर देते हैं। अब वापस ना किया जाए इसमें क्या होता है, बद्दुआ, बद्दुआ, साफ, साफ, बद्दुआ, साफ, ये सब। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि वापस किया जाए, वापस ना किया जाए, वापस किया जाए तो इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं, उधार, पेन, पैसा, ये वापस किया जाता है। अब वापस ना किया जाए तो आप लोग यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए, कहीं चीज को कहीं चीज को वापस ना किया जाए, वापस ना, एक सेकंड इसे मिटा दे रहे हैं तब आपको बताते हैं। यहां तक आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसे मिटाल दे रहे हैं यहां तक। अब यहां पे हेडिंग डाल लीजिए, कहीं चीज जो वापस ना किया जाए, कहीं चीज जो वापस ना किया जाए वहां संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। अभी हमने मिटा दिया, उसमें आपने आपको बताया था जैसे आशीर्वाद, इनाम, पुरस्कार, हमने बताया तो सही चीज है, ये वापस नहीं किया जा सकता है। तो यह किसमें आता है, संप्रदान कारक। आप लोग इसमें समझ गए होंगे, हमने मिटा लिया, ध्यान नहीं रहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं उसमें। फिर इसके बाद जो तीनों बच्चे थे, मतलब जो इसमें बताया थे सही चीज में पहले दूसरे सेकंड नंबर, वो तो संप्रदान कारक में हो जाता है। और जो तीनों बच्चे थे और सब, यहाँ पे लिख लीजिए, और सब कर्म कारक के उदाहरण होते हैं, और सब कर्म कारक के उदाहरण होते हैं, उदाहरण कर्म कारक के उदाहरण होते हैं। तो आप लोगों ने, हमने आपको अभी बताया था, ध्यान नहीं रहेगा वो, मतलब लिखने का मतलब निकालना पड़ा। उसमें सेकंड वाला जो था वो संप्रदान कारक को दर्शाता था, और जो पेन वगैरह वापस करना था उसमें किसमें आता था, कर्म कारक में। और जब शराब बद्दुआ वापस करने में आता था, तंबाकू, वो इसमें आता है कर्म कारक में। अब आप लोग यहाँ पे एक लाइन पर लिख लीजिए, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, 8 कारक हो सकते हैं, परंतु एक शब्द में एक से अधिक कारक नहीं होते, 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 नहीं होते। कैसे, राम ने धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए, कपड़े दिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक वाक्य, एक शब्द में एक ही कारक, फिर उसके दूसरे वाक्य में दूसरा कारक है। तो आप लोग अब बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। जो सदा के लिए वस्तुएं वापस की जाती है, उसमें सदा के लिए मतलब वस्तुएं दी जाती है, उसमें संप्रदान कारक आता है। और सदा के लिए वस्तुएं नहीं दी जाती हैं, उसमें कर्म कारक आता है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, आप जैसे किसी धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए, तो क्या आप उससे कपड़े नहीं लेंगे, आप कपड़े जरूर लेंगे। तो इसमें क्या है, कर्म कारक है, कर्म कारक है।
कर्म कारक है। तो यहां तक आपने समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं इसके भेद पर कितने होते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग हम सब जरूर करिएगा। इसके आगे हम चलते हैं। अब आप लोग डाल लीजिए प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद 5। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्या संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? अभी हम वो 3 हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये 5 पढ़ा देंगे, फिर 3 बाद में। 5 इसमें कौन कौन होते हैं? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, जैसे त्रणार्थक क्रिया, त्रयार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। तो कितने हो गए? 2 2 4 5 क्रिया ये होती है। और 3 कौन कौन होती है? सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया। संरचना इसे लिख लीजिए, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, एवं प्रयोग के आधार पर, के आधार पर 8 भेद। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 भेद होते। कौन कौन? सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया 5 ये होते हैं और 3 ये मिलाकर 8 क्रिया निर्माण होता है। तो यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते, वो हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा संयुक्त क्रिया के भेद से पूछना है कि आरंभ बोधक क्रिया कौन होते हैं, पुनरुक्ति बोधक कौन होते हैं, अवकाश बोधक कौन होते हैं, आरंभ बोधक कौन होते हैं, ये सब होते हैं। फिर 11 भेद। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, संयुक्त क्रिया बाद में पढ़ाएंगे, पहले ये चारों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पूर्वकालिक क्रिया, फिर नाम धातु, फिर आंतक, फिर नाम धातु, ये सब। यहां तक आप लोग समझ में आया? आप लोग स्क्रीन फाड़ ले लीजिए, इसे लिख देते हैं कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। यहां तक आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। आप लोग अब हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे पहले नंबर पर, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया आपने अभी तक नहीं, हिंदी आप लोगों ने पहले पढ़ चुकी होगी कहीं ना कहीं से। तो आप लोग बताइए कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण क्या क्या होते हैं, मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा करता एक कार्य खत्म करके, एक कार्य खत्म करके, खत्म करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाना, दूसरे कार्य में लग जाना, कार्य में लग, दूसरे कार्य में लग जाना, दूसरे कार्य में लग जाना, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया
होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। हमने आपको परिभाषा बताया, कर्ता एक कार्य खत्म करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाना, कार्य में लग जाना वहां क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरे कार्य में लग जाना, दूसरे कार्य में लग जाना वहां क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे आप लोग अब इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण उदाहरण होते हैं, श्याम श्याम खाकर सो गया, सो गया, श्याम खाकर सो गया। तो इसमें आप लोग देखते हैं एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाना, तो उसका श्याम पहले खाना खाया, एक कार्य यह है, एक कार्य यह किया, फिर सो गया। सोना उसका दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य या दूसरा कार्य। तो आप लोग देख सकते हैं परिभाषा में, कर्ता एक कार्य खत्म करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाना वहां पे क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यही हमने आपको बताया, श्याम खाकर सो गया। तो श्याम पहले खाना खाने की क्रिया किया, फिर उसके बाद सोने का क्रिया तुरंत कर दिया। इससे पहले श्याम खाना खाया फिर सो गया, श्याम खाकर सो गया, इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। इसके बाद हम श्याम खाकर सो गया, श्याम खाकर सो गया, पहले खाना का कार्य किया फिर सोने का कार्य किया। अब उसके बाद मोहन नहाकर चला गया, चला, मोहन नहाकर चला गया, पहले वो नहाने का कार्य किया फिर जाने का कार्य किया। पहले तुरंत नहाया और तुरंत चला गया, उसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया के है। उसके बाद आइए उदाहरण और आपको बताते हैं। मोहन नहीं, अर्पिता, अर्पिता, अर्पिता अर्पिता इसके बाद आप लोग उदाहरण लीजिए, अर्पिता, अर्पिता खाना खाकर सो गई, खाकर सो गई, सो गई, पहले वह खाने का कार्य किया फिर सोने का कार्य किया। अर्पिता खाना खाकर सो गई, पहले वह खाने का कार्य किया फिर सोने का कार्य किया। तो आप लोग यहाँ पे उदाहरण समझ गए होंगे। फिर उसके बाद और उदाहरण, हरीश पढ़कर चला गया, हरीश पढ़कर चला गया, पढ़कर चला गया, पढ़कर, हरीश पढ़कर चला गया, पहले वह पढ़ने का कार्य किया फिर जाने का कार्य किया। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले वह खाने का कार्य किया फिर जाने का कार्य किया। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हरीश पढ़ने का कार्य किया फिर जाने का कार्य किया। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद और उदाहरण आप लोगों को बता दें, राम अभी सोकर उठा है, राम अभी सोकर उठा है, राम भी सोकर, राम अभी सोकर उठा है। तो पहले अभी तुरंत उठा है, फिर पहले अभी अभी सोया फिर उठा है। इसमें आप लोग 5 उदाहरण से आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि हम पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, एक कार्य समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाना। यहाँ पे और उदाहरण 5 उदाहरण आपको हम और देते हैं, 10 उदाहरण आप लोगों को हम देते हैं। यहाँ पे हरीश चाय पीकर पढ़ने लगा, हरीश चाय पीकर पढ़ने लगा, हरीश चाय पीकर पढ़ने लगा, पहले वह चाय पिया फिर उसके बाद पढ़ने लगा। यहां तक आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, तो आप लोग संपर्क जरूर करिएगा। फिर उसके बाद मोहन नहीं, सूरज
सूरज सूरज नहाकर खाएगा। सूरज नहाकर खाएगा। सूरज नहाकर खाएगा, पहले वहां नहाने का कार्य किया, फिर खाना खाने का कार्य किया। तो यहां तक आप लोगों को तुम क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद उदाहरण और ले लीजिए। श्याम श्याम उठकर सुबह पढ़ता है। सुबह श्याम उठकर सुबह पढ़ता है, पहले वह उठने का कार्य किया, फिर सुबह पढ़ने का काम किया। श्याम सुबह उठकर पढ़ता है, सिंगल हो गया। श्याम सुबह उठकर पढ़ता है। श्याम सुबह उठकर पढ़ता है। तो यहाँ पर देख सकते, पहले वह सुबह उठने का कार्य किया, फिर पढ़ने का कार्य किया। अगर यहाँ तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा, तो अब इसके बाद हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। किस पे? प्रश्नार्थक क्रिया पर चलते हैं। प्रश्नार्थक क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। आप लोग जरूर लाइक करिएगा। यहां तक उदाहरण मिटाल दे रहे हैं, आप लोग इसके साथ जरूर ले लीजिएगा। आप लोग यहां दूसरे नंबर पर डालिए प्रश्नार्थक क्रिया। प्रश्नार्थक क्रिया का उदाहरण क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए। परिभाषा क्या होती है? जब करता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कराए। अन्य व्यक्ति से कराए। इसमें क्या होता है? प्रश्नार्थक क्रिया। प्रश्नार्थक क्रिया कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझे कि हमने आपको क्रिया का निर्माण बताया था। जैसे जैसे उसमें हमने आपको बताया था प्रथम प्रश्नार्थक, द्वितीय प्रश्नार्थक, तब जब कर्ता स्वयं का न करके किसी अन्य व्यक्ति से कराए, उसमें क्या होता है? प्रश्नार्थक क्रिया होता है। इसके उदाहरण आप लोग लिखिए। उदाहरण यहाँ पे उदाहरण मालिक से पोछा लगवाता है। मालिक से पोछा लगवाता है। मालिक से पोछा लगवाता है। तो इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी को आदेश देता है कि कार्य करने के लिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें लगवाता है, लग प्लस वाता, इसमें प्रत्यय लिखा है। तो हमने आपको बताया था वाना प्रत्यय इसमें लगता है, वह प्रश्नार्थक क्रिया होती है। तो उसमें वाता प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें आप लोग जान सकते हैं, इसमें आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखना। परिभाषा याद हुई ना याद हो, सीधा मालिक काम किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, वहां क्या होता है? प्रश्नार्थक क्रिया होती। जैसे श्याम मोहन से खाना बनवाता है। मोहन से खाना बनवाता है। मोहन से खाना बनवाता है। तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया। एक सेकंड आप लोगों के
इनको छोड़ ले थोड़ा सा। यहां तक आप लोगों को तो समझ में आ गया, तो आप लोग जरूर बताइए। हाँ, अब चलते हैं इसके आगे। यहां तक आप लोगों को तो समझ में आ गया, हम सब जरूर करिएगा। अब इसके आगे चलते हैं। अध्यापक अध्यापक बच्चों से अध्यापक बच्चों से झाड़ू लगवाता है। अध्यापक बच्चों से झाड़ू लगवाता है। इसमें अध्यापक स्वयं कार्य न करके अन्य व्यक्ति से कराता है, किसे? बच्चों से कार्य करवाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें से विभक्ति आई है। से सब में से विभक्ति आती है, देख सकते हैं। इसमें भी से आया, इसमें भी से आया, इसमें भी से आया। अब से का मतलब क्या होता है? कि अन्य व्यक्ति से कार्य कराना। अध्यापक बच्चों से झाड़ू लगवाता है, तो अध्यापक स्वयं कार्य न करके किससे करवाता है? बच्चों से झाड़ू लगवाता है। तो यहां तक आप लोग समझे। इसके बाद चलते हैं। नौकरानी मालकिन से नौकरानी मालकिन से बर्तन धुलवाती है। बर्तन बर्तन धुलवाती है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें नौकरानी कार्य स्वयं न करके अपने मालकिन से झाड़ू लगवाती है। जैसे यहां पे उदाहरण लिख लीजिए। संजय दत्त संजय दत्त सलमान खान से सलमान खान से कूड़ा बिनवाता है। कूड़ा बिन कूड़ा बिनवाता है। संजय दत्त सलमान खान से कूड़ा बिनवाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, संजय दत्त स्वयं कार्य न करके सलमान खान को मतलब आदेश देता है कि यह कार्य तुम स्वयं करो। तो इसमें क्या होता है? प्रणार्थक क्रिया होती है। तो यहां तक एकदम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं कृदंत क्रिया पे। कृदंत क्रिया पे दो क्रिया आप लोगों को तो समझ में आ गई। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए तीसरे नंबर पर, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया यहाँ पे तीसरे नंबर पर कृदंत क्रिया। कृदंत या सबसे आसान क्रिया। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें इसमें ना पढ़ते छोड़कर ना पढ़ते छोड़कर ना पढ़ते छोड़कर नहीं, इसमें ना पढ़ते नहीं होता है। इसमें ना पढ़ते छोड़कर अन्य सभी पढ़ते रहो। अन्य सभी पढ़ते हो सकते हैं। इसमें देख सकते हैं, जैसे इसमें ना पढ़ते छोड़कर अन्य सभी पढ़ते हो सकते हैं।
अन्य सभी प्रत्यय हो सकते हैं, मतलब इसमें ना प्रत्यय नहीं होगा। और कितने संस्कृत के मतलब प्रत्यय, अरबी मतलब अंग्रेजी के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय सभी हो सकते हैं, सिर्फ ना प्रत्यय छोड़कर। जैसे यहाँ पे देखिए चल, चल भल, चल भल, दौड़, खेल, हंस। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ना प्रत्यय नहीं जोड़ना है, इसमें अन्य प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण करना है। जैसे चल है तो चल में आप ना प्रत्यय छोड़ को एगा प्रत्यय जोड़ो, क्या होगा? चलेगा, चलेगा। तो इसमें देख सकते हैं चल प्लस एगा प्रत्यय जुड़ा, एगा क्या है? प्रत्यय है, तो एगा इसमें प्रत्यय जुड़ा, चलेगा, फिर भलेगा, भलेगा, दौड़ेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, खेलेगा, हंसेगा। तो इसमें आप अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ऐसा कौन सी क्रिया है जिसमें ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, तो आप लोगों को वहां पर क्या बताना है? कृदंत क्रिया बताना है। सीधा कृदंत क्रिया पे ठोक देना है, मतलब ऑप्शन टिक कर देना कृदंत क्रिया पे। अगर कृदंत क्रिया उदाहरण पूछा गया तो इस तरह पूछेगा। कैसे पूछेगा? जैसे पूछेगा चलेगा में, आप लोगों को उदाहरण देते हैं उसमें क्या बताएंगे? चलेगा में कौन सा क्रिया है? कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? तो इसमें चार ऑप्शन रहेगा। नाम धातु, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो आप लोगों को इसमें क्या लगाना है? इसमें आप देख सकते हैं नाम धातु में इसमें कोई बात ही नहीं है। संयुक्त क्रिया भी हम लोग आपको पढ़ाया नहीं। पूर्वकालिक क्रिया इसमें होगा नहीं, एक का समाप्त दूसरे कार में लगना, बचा क्या? कृदंत क्रिया। ना प्रत्यय छोड़कर आने सभी प्रत्यय लग जाता है, तो क्या होता है? कृदंत क्रिया होता है। अब इसके आगे चलते हैं नाम धातु क्रिया। इसके बाद नाम धातु क्रिया और भी आसान है। नाम धातु क्रिया और भी आसान, मतलब सब क्रिया ही आसान है, बस आप लोगों को जब समझना है और खुद प्रैक्टिस करनी है। क्लास खत्म होने के बाद और आप लोगों को बुक लगाना है, बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं वो लगाना है। आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चौथे नंबर पर नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इसका निर्माण, इसका निर्माण संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण से होता है। विशेषण से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से इसका निर्माण होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बात होता है। इसमें आना, आना से क्रिया का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। निर्माण, निर्माण होता है। ये दोनों क्या है? दोनों प्रत्यय है। प्रत्यय हमने आपको अभी प्रत्यय पढ़ाया नहीं, प्रत्यय पढ़ाएंगे। कैसे? याना आना प्रत्यय है। जैसे आप लोग शब्द लीजिए बात, लात, हंस, झगड़ियाना, झगड़। उसके बाद और आप लोग शब्द बताइए। लाज शर्म, लाज शर्म, लाज शर्म, लंगड़ा, हाथ,
हाथ, बात, बात हो गया। अब यहां से आप लंगड़ा एक विशेषण शब्द है, लाज एक भाववाचक है, और शर्म एक गुण है। शर्म क्या है? शर्म एक भाव है नहीं, लाज एक विशेषण है, शर्म एक गुण है। शर्म एक गुण है, हाथ एक जात है, एक संज्ञा मतलब संज्ञा, संज्ञा। तो इससे आप लोगों याना आना प्रत्यय से जोड़कर शब्द बनाना। जैसे बाद में जैसे याना जोड़ो क्या होगा? बतियाना हो जाएगा, बतियाना हो जाएगा, बतियाना हो जाएगा। लात में जोड़ोगे लतियाना हो जाएगा, लतियाना हो जाएगा। उसके बाद हंस में आना जोड़ोगे हंसाना हो जाएगा, हंसाना हो जाएगा। हंसियाना शब्द गलत होता है, झगड़ाना हो जाए, झगड़ियाना हो जाएगा, झगड़ाना हो जाएगा। फिर लाज से लजियाना हो जाएगा, लजियाना हो जाएगा। शर्म से शर्माना हो जाएगा, शर्माना हो जाएगा। लंग से लंगड़ाना हो जाएगा, लंगड़ाना हो जाएगा। और हाथ से हथियाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हथियाना हो जाएगा। यहां तक हमने आपको चार क्रिया पढ़ा दी, नाम धातु, कृदंत क्रिया, प्रार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। चार क्रिया हमने आपको पढ़ाया। चार क्रिया आपको एकदम समझ में आ गया होगा तो आप लोग संपर्क जरूर करिएगा। अब इसके आगे चलते सबसे बड़ा टॉपिक से संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, 11 भेद पढ़ते हैं, बस उसके बाद आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल से हम संरचना प्रयोग के आधार पर क्रिया पढ़ेंगे। 3 क्रिया, सामान्य, सहायक, सहाजातीय क्रिया। उसके बाद अन्य क्रिया जो बच्ची वो पढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को होगा तो हम मिटाल दे रहे हैं। आप लोग हेडिंग लगाए संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया 5 नंबर पे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया इसकी परिभाषा जब किसी एक कार्य के लिए, जब किसी जब किसी एक कार्य के लिए, एक कार्य के लिए, एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद की आवश्यकता, एक से अधिक क्रियापद की आवश्यकता होती है। क्रियापद की आवश्यक, क्रियापद का प्रयोग हो, एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो, प्रयोग हो, तो वहां क्या होता है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया हो, जैसे रमेश खाना खाता है, खाना खाता है, इसमें दो क्रिया, दो क्रिया के लिए अधिक प्रयोग होता है। जैसे खाना उसकी एक क्रिया हो गई, नहीं, जैसे वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी, डालेगी, वह मुझे मार डालेगी। तो इसमें आप लोग बताइए दो क्रिया कौन है? उसके बाद मोहन सामान को ले जाएगा, मोहन सामान को ले जाएगा, मोहन सामान को ले जाएगा। और विक्रम ने नाश्ता कर लिया, विक्रम ने नाश्ता कर लिया, विक्रम ने नाश्ता कर लिया। महाभारत पढ़ने लगे थे, अरे एक सेकंड, महाभारत पढ़ने लगे थे,
इसमें आप हमने आपको 4 उदाहरण दिया इसके, कैसे वह मुझे मार डालेगी। तो मारना एक क्रिया हो गई, और डालना, मारना और डालना इसमें 2 क्रिया है। इसमें क्या है, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो, तो इसमें एक क्रिया या हो गई और दूसरी क्रिया या हो गई, तो वहां पर क्या है, संयुक्त क्रिया है। जैसे यहाँ पे लेना, जाना, इसमें 2 क्रिया है, ले जाना, लेना फिर जाना। कैसे, मोहन सामान को ले जाएगा, तो लेना फिर जाना, इसमें 2 क्रिया है। फिर विक्रम ने नाश्ता कर लिया, फिर इसमें क्या हो जाएगा, करना फिर लेना, इसमें 2 क्रिया है, फिर पढ़ना फिर लगना, पढ़ना फिर लगना, इसमें भी 2 क्रिया है, इसमें भी 2 क्रिया है। तो यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया के जब ये क्रिया से एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो, तो वहां पे क्या होता है, संयुक्त क्रिया होता है। महाभारत पढ़ने लगे थे, तो इसमें पढ़ना एक क्रिया, लगना एक क्रिया है। अब हम चलते हैं इसके 11 भेद कौन कौन से। अगर आप संयुक्त क्रिया के उदाहरण नहीं पता है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप लोगों को जरूर ध्यान रहना चाहिए, मतलब इसकी परिभाषा और उदाहरण भी बनाना खुद से। तो फिर 11 भेद वो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो जीडी में पूछा जाता है, जीडी यूपी पुलिस में। अभी तक तो जीडी में हमने देखा है, जीडी का पेपर हमने दिया है। आप लोग लीजिए संयुक्त क्रिया के 11 भेद, संयुक्त क्रिया के 11 भेद, संयुक्त क्रिया के 11 भेद, क्रिया के 11 भेद, 11 भेद, संयुक्त क्रिया के 11 भेद कौन कौन होते हैं। आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, पहले नंबर पर आरंभ बोधक, आरंभ बोधक, आरंभ बोधक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, आरंभ का पता चलता है, होने का पता चलता है, का पता, आरंभ होने का पता चलता है। जैसे आरंभ होने का पता चलता है, आरंभ बोधक। तो आरंभ बोधक आप लोग समझ गए होंगे, तो बहुत आसान है। आरंभ, वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, तो यह आरंभ हो गया कि वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी। उसके बाद जैसे पत्थर गिरने लगे, पत्थर गिरने लगे, गिरने लगे, पत्थर गिरने लगे, तो इसमें आरंभ हो चुका है कि पत्थर गिरने लगे, वर्षा होने लगी, और हवा चलने लगी, हवा चलने लगी, चलने लगी, वह हवा चलने लगी। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि आरंभ बोधक किसे कहते हैं। इसमें आरंभ, आरंभ होने का पता चलता है। जैसे वर्षा होने लगी, तो लगी तो मतलब आरंभ हो चुका है। पत्थर गिरने लगे, ओला गिरने लगे, ओला गिरने लगे, गिरने लगे, ओला गिरने लगे, इसमें क्या है, आरंभ होने का बोध होता है। अब हम अपने चलते हैं दूसरे पर, समाप्ति बोधक के, समाप्ति बोधक के, इसे निकाल दे रहे हैं आप लोग समझ में। आप लोग इसके मतलब स्क्रीनशॉट या नोट आप लोग जरूर बनाइएगा, चाहे बाद में नोट बनाओ या तुरंत। दूसरे नंबर पर समाप्ति बोधक, दूसरे नंबर पर समाप्ति बोधक, समाप्त होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, समाप्त होने का बोध, समाप्त होने का बोध होता है। जैसे समाप्ति होने का बोध, जैसे कोई कार्य आपकी समाप्त हो गए, वैसे वर्षा हो चुकी, वर्षा हो चुकी, वर्षा हो चुकी,
तो इसमें समाप्ति हो गया, वर्षा हो चुकी, यहाँ पे समाप्ति हो चुकी। जैसे वह स्कूल जा चुका, वह स्कूल जा चुका, वह स्कूल जा चुका, वह स्कूल पहुंच गया, समाप्ति बोधक हो गया इसमें। कैसे वह स्कूल जा चुका, इसमें समाप्ति बोधक का बोध होता। अब उसके बाद हम तीसरे उदाहरण पर अपने चलते हैं। पहला उदाहरण, दूसरा, तीसरे पे चलते हैं। श्याम गाना गा चुका, श्याम गाना गा चुका, श्याम गाना गा चुका, तो इसमें क्या हुआ, वह समाप्ति हो गया। जैसे सूरज हिंदी पढ़ा चुके, सूरज हिंदी पढ़ा चुके, सूरज हिंदी पढ़ा चुके, इसमें समाप्ति होने का बोध हो चुका। कैसे, चुके, चुके का मतलब समाप्ति, इसका मतलब क्या, समाप्ति, समाप्ति बोधक, इसमें समाप्ति बोधक, समाप्ति होने का बोध होता। अब चलते हैं अपने तीसरे पर, अवकाश बोधक, अवकाश बोधक की। अवकाश बोधक, तीसरे नंबर पर अवकाश बोधक की। अवकाश, अवकाश का बोध होता है, अवकाश का बोध, अवकाश का बोध होता है। जैसे अवकाश का बोध, श्याम गाना नहीं गा पाया, श्याम गाना नहीं गा पाया, श्याम गाना नहीं गा पाया, तो इसमें एक अवकाश का होगा कि श्याम गाना नहीं गा पाया। अब इसके बाद जैसे श्याम गाना नहीं गा पाया, इसमें एक अवकाश का बोध हो गया, अवकाश बोधक से। रावण युद्ध नहीं लड़, रावण युद्ध नहीं लड़ पाया, रावण युद्ध नहीं लड़ पाया, लड़ पाया, रावण युद्ध नहीं लड़ पाया, तो इसमें क्या है, एक अवकाश का बोध होगा, अवकाश का बोध हो जा, इसमें एक अवकाश का बोध होता है। जैसे अवकाश, आप लोग यहां तक समझे। जैसे सूरज स्कूल नहीं जा पाया, नहीं, किशन स्कूल नहीं जा पाया, तो किशन स्कूल नहीं जा पाया, नहीं जा पाया, तो इसमें क्या हो गया, अवकाश का बोध हो गया, स्कूल नहीं जा पाया, इसमें नहीं का बोध होता है, नहीं का, इसमें नहीं का बोध होता है कि वह स्कूल नहीं जा पाया। तो यहां तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब अपने चलते हैं चौथे पर, अनुमति बोधक की। किसमें चलते हैं, अनुमति बोधक की। अनुमति बोधक की, अनुमति बोधक चौथे नंबर पर, अनुमति बोधक। अनुमति का बोध होता है, यह आज्ञा का बोध होता है, आज्ञा का बोध होता है, बोध होता है, आज्ञा का बोध होता है। तो यहां तक आप समझे। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसमें अनुमति या आज्ञा का बोध होता है। जैसे श्याम को पढ़ने दो, श्याम को पढ़ने दो, इसमें हम अनुमति देते हैं कि श्याम को पढ़ने दो, अनुमति देने की बात आती है। जैसे श्याम को पढ़ने दो, मीरा को स्कूल जाने 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 दो, इसमें आदेश हो गया कि मीरा को अनुमति दी जाती कि मीरा को स्कूल जाने दो। मुझे नाचने दो, मुझे नाचने दो, मुझे नाचने दो, मुझे पढ़ने दो,
मुझे पढ़ने मुझे पढ़ने दो। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुमति बोधक में क्या होता है। इसमें अनुमति दी जाती है कि श्याम को पढ़ने दो, मीरा को स्कूल जाने दो, मुझे नाचने दो, मुझे पढ़ने दो, श्याम को गाना गाने दो। सब क्या है, इसमें अनुमति बोधक का बोध होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं पांचवें नंबर पर। अपने पांचवा नंबर क्या है, पांचवें नित्याबोधक। नित्याबोधक है नित्या चल रही है, हवा बहने लगी, वर्षा हो रही है। पांचवें नंबर पर नित्याबोधक। नित्यता का बोध होता है। लगातार का बोध होता है। बोध ऐसे इसमें लगातार या नित्य का बोध होता है। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो इसमें नित्य वर्षा हो रही है, इसमें रुका नहीं है, इसमें वर्षा हो रही है, लगातार वर्षा हो रही है। जैसे हवा बह रही है, हवा बह रही है, हवा हवा बह रही, हवा लगातार मतलब बह रही है, लगातार बह रही है। उसके बाद कुलदीप कुलदीप काम पर जा रहा है, कुलदीप काम पर जा रहा है, जा नहीं, स्कूल नहीं, कुलदीप स्कूल जा रहा है। कुलदीप स्कूल जा रहा है, इसमें लगातार बात हो रही कि कुलदीप लगातार स्कूल जा रहा है, लगातार स्कूल जा रहा है। इसमें आप लगातार लगातार लगा सकते हैं, नित्य लगा सकते हैं। नित्य का बोध होता है कि इसमें लगातार का बात होता है, लगातार की, इसमें लगातार काम चल रहा है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गए। अब इसके आगे चलते हैं आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक यहां तक आप लोग इसकी ले लीजिएगा। आवश्यकता बोधक कितने नंबर पर, छठे नंबर पर आवश्यकता बोधक। आवश्यकता आवश्यकता का बोध होता है, आवश्यकता का बोध होता है, बोध होता है, आवश्यकता का बोध होता है। इसमें आवश्यकता का बोध होता है। एक मिनट आप लोग रुकिए, ये इंक खत्म हो गई, छोड़ ले। इसमें क्या होता है, आवश्यकता बोधक का बात होती है। आवश्यकता आवश्यकता का बात होता है। जैसे जैसे आवश्यकता का मतलब क्या होता है, राधा को कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो इसमें एक आवश्यकता हो गई कि राधा को कार्य करना पड़ता है। इसमें राधा अपने मर्जी से कार्य नहीं करती, उसकी आवश्यकता है, किसी मजबूरी की वजह से कार्य करते। इसमें राधा कार्य करना पड़ता है, इसमें करना पड़ता है। करना करना मतलब किसी आवश्यकता के कारण कार्य वह करते हैं। जैसे मुझे खेती करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए। तो इसमें मेरा एक आवश्यकता दिख रहा है कि खेती खेती करनी चाहिए, खेती से कुछ लाभ होगा, इसलिए हम खेती करनी चाहिए। कैसे, मुझे पढ़ना चाहिए,
पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो उसमें क्या है, मेरा इसमें आवश्यकता दर्शा रहा है कि हम आवश्यकता हमारी है, इसलिए जैसे हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी, मतलब हम किसी काम के रह नहीं जाएंगे अगर कोई पढ़ा नहीं तो। इसे मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसमें मुझे पढ़ना चाहिए, इसमें क्या है, आवश्यकता की बात होती है। अब इसे 7वें नंबर चलते हैं, निश्चय बोधक पे। किसपे, निश्चय बोधक पे। निश्चय बोधक पे 7वें नंबर पर क्या है, आप लोग हेडिंग डालिए 7वें नंबर पर, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक, इसमें निश्चयता का बोध होता है, का बोध होता है, बोध, निश्चयता का बोध होता है। जैसे इसमें इसके आप लोग उदाहरण लिखिए, इसमें होता है मैं अब मैं तुम्हें पीटूंगा, अब मैं तुम्हें पीटूंगा, अब मैं तुम्हें पीटूंगा। तो इसमें क्या होगा, निश्चय होगा, अब मैं तुम्हें पीटूंगा, निश्चय का बोध हो गया कि अब मैं तुम्हें पीटूंगा। कैसे, मैं अब पढ़ूंगा, मैं अब पढ़ूंगा, तो इसमें निश्चयता का बोध होगा कि अब मैं पढ़ूंगा। उसके बाद ऐसे इसमें लिखे, मोहन ने कहा, ने कहा, कहा कि अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा। मोहन ने कहा कि अब मैं पढ़ूंगा, इसमें निश्चयता का बोध होगा। इसे श्याम, जैसे इसमें और क्या होता है, श्याम, इसे श्याम ने कहा अब मैं करके दिखाऊंगा, श्याम ने कहा अब मैं करके दिखाऊंगा, करके, श्याम ने कहा अब मैं करके दिखाऊंगा। तो इसमें 7वें नंबर में आप लोग समझ लो कि निश्चय का बोध होता है, मैं यह घर तोड़ूंगा, मैं अब नहाऊंगा, मैं अब स्कूल जाऊंगा। इसमें क्या होगा, इसमें निश्चयता का बोध हो, निश्चय, कैसे अब मैं यह काम कर लूंगा। तो ये सब क्या है, सब निश्चय का बोध होता है। अब आपके 8वें नंबर पर आ जाते हैं, इच्छा बोधक। 8वें नंबर पर क्या है, इच्छा बोधक। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए 8वें नंबर पर इच्छा बोधक। इच्छा को, इच्छा का बोध होता है, इच्छा का बोध होता है। जैसे इच्छा का बोध होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे वह गोलगप्पा खाना चाहती थी, इसमें इच्छा हो गई। जैसे वह गोलगप्पा खाना चाहती, खाना चाहती थी, खाना चाहती थी, इसमें वह गोलगप्पा खाना चाहती थी, इसमें एक इच्छा हो गई। जैसे आप लोग बाजार जाते हैं, जैसे यह खाना चाहिए, तो इसमें क्या है, इच्छा बोधक हो गई, वह बाजार जाना चाहती थी, वह बाजार जाना चाहती थी, वह बाजार जाना चाहती थी। जैसे सोहन जाना चाहता था, जाना चाहता था,
सोहन स्कूल जाना चाहता था, इसमें क्या हो गया, इसमें एक इच्छा को दर्शाता है। जैसे मैं उससे प्यार करता हूं तो ये नहीं होगा, मैं उसे चाहता हूं ये होगा, मैं उसे चाहता हूं। अपने इच्छा से कह रहे हो कि मैं उसे चाहता हूं, तो इसमें क्या होगा, इसमें इच्छा की दर्शाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे 8वें नंबर पर इच्छा बोधक में इच्छा का बोध होता है। मैं हम आपको उदाहरण देकर भी समझाए। अब चलते हैं 9वें नंबर पर। 9वां नंबर हमारा है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक जैसे वह गाना गाता रहता है, तो इसमें क्या है, अभ्यास बोधक। 9 नंबर पर अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक, अभ्यास का बोध होता है, अभ्यास का बोध, अभ्यास का बोध होता है, अभ्यास का बोध होता है। जैसे अभ्यास का बोध कैसे होता है, जैसे आप लोग उदाहरण देते हैं, आप लोग समझो, वह पत्र लिखा करता है, वह पत्र लिखा करता है, वह पत्र लिखा, वह पत्र लिखा करता है, तो वह पत्र लिखने का अभ्यास करता है। जैसे वह पत्र लिखा लिखा करता, तो वह क्या करता है, वह पत्र लिखने का अभ्यास करता है कि हम अच्छे लेखक बन सकें। जैसे वह बाजार जाया करता है, वह बाजार जाया करता है, वह बाजार जाया करता है, तो उसमें एक अभ्यास हो गया कि वह अभ्यास करता है बाजार जाने का। जैसे श्याम गाना गाया करता है, श्याम गाना गाया करता है, श्याम गाना गाया करता है, तो श्याम एक अभ्यास करता है गाना गाने का। इसमें क्या है, श्याम अभ्यास करता है गाना गाया, गाना गाने का हुआ। जैसे वह व्यायाम क्या करता है, वह व्यायाम, वह व्यायाम क्या करता है, वह व्यायाम क्या करता है। व्यायाम मतलब क्या होता है, आराम, व्यायाम मतलब आराम, इसका मतलब आराम होता है। तो यहां तक आप लोग समझे कि अभ्यास बोधक में किसी चीज का हम अभ्यास करते, जैसे हम क्या करते हैं, हम पढ़ा करते हैं तो हम पढ़ने का अभ्यास करते हैं, हम कसरत करते हैं तो हम मतलब पहलवान बनने के लिए कसरत करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा 9 नंबर पे। दो और बचा है, दो कौन कौन है वो भी आप लोग लिख लीजिए। अभ्यास बोधक शक्ति बोधक का, शक्ति बोधक 10वें नंबर पर शक्ति का बोध होता है। जैसे वह दीवार तोड़ सकता है, शक्ति बोधक। शक्ति बोधक 10वें नंबर पर शक्ति बोधक, शक्ति बोधक, शक्ति का बोध होता है, शक्ति का बोध, शक्ति का बोध होता है। जैसे वह श्याम, श्याम दीवार तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, श्याम दीवार तोड़ सकता है, तो उसमें क्या हो गया, शक्ति की बात आ गई कि श्याम दीवार तोड़ सकता है। जैसे कविता नाच सकती है, कविता, कविता नाच, कविता नाच सकती है, तो इसमें नाच सकती, इसकी एक ताकत आएगी ऊर्जा शरीर से कि वह नाच सकती है। जैसे मोहन, मोहन, मोहन पहलवान बन सकता है, मोहन पहलवान बन
सकता है। मोहन पहलवान बन सकता है। जैसे इसमें शक्ति का बोध हो गया कि मोहन पहलवान बन सकता है। जैसे और उदाहरण, मैं अध्यापक बन सकता हूं। मैं अध्यापक बन सकता हूं। मैं अध्यापक बन सकता हूं। बन मैं अध्यापक बन सकता हूं। इसमें क्या हो गई, अध्यापक बनने की शक्ति आ गई। जैसे मैं अध्यापक बन सकता हूं। तो आप लोगों को 10 नंबर तक समझ में आ गया होगा संयुक्त क्रिया के। अब 11वें नंबर पर आखिरी पर चलते हैं, पुनरुक्ति बोधक। पुनरुक्ति बोधक लिख लीजिए आपको 11वें नंबर पर पुनरुक्ति बोधक। पुनरुक्ति बोधक, पुनरुक्ति बोधक समान ध्वनि का बोध होता है। 11वें नंबर पर पुनरुक्ति बोधक। पुनरुक्ति बोधक समान ध्वनि की सामान ध्वनि की इसमें क्या होती है, सामान ध्वनि की बोध होती है। सामान ध्वनि का बोध होता है। जैसे मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है। मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है। इसमें दो उपवाक एक समान जैसे ध्वनि है। जैसे इसमें पढ़ाई और लिखाई समान ध्वनि का बोध होता है। जैसे वह झगड़ा, वह समझे यहाँ तक। अब इसके बाद उदाहरण के और उदाहरण, ये समान ध्वनि। प्रियंका विद्यालय आया जाया करती। प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है। प्रियंका विद्यालय आया जाया करती। इसमें आया से जाया, इसमें समान ध्वनि का बोध होता है। इसलिए पुनरुक्ति बोधक का काम कर। जैसे या यहाँ पे लिखे, यार तुम मिलते जुलते रहा करो। यार तुम मिलते जुलते रहा करो। यार तुम मिलते जुलते रहा करो, कब पता कब गुम हो जाए। यार तुम मिलते जुलते रहा करो, इसमें समान ध्वनि की बोध हो। जैसे मिलते जुलते, इसमें समान ध्वनि का बोध हो चुका है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं खाया पिया करता हूं। 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 तो यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। मतलब एक सेकंड आप लोग, हाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, क्रियार्थक, नाम धातु, कृदंत क्रिया। तो हमने आपको वहां तक एकदम बेसिक से एडवांस तक बताया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर क्रिया, हिंदी व्याकरण क्रिया चैप्टर आता है, तो आपको क्रिया दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक क्लास कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस, दोबारा क्रिया मत पढ़िएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। कल इसकी एक क्लास हमारी और होगी, तो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर और अन्य क्रिया जो बचती है वो पढ़ते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया और क्रिया, विधि क्रिया जो होती है वो सब पढ़ते हैं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसे लगी। धन्यवाद।